ओके, तो पिछले टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग ट्रांसफार्मर्स में थे। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर को हम लोग स्पेशली डिजाइन रखते हैं, बाकी नॉर्मल आपके पावर सिस्टम के ट्रांसफार्मर से अलग होता है। बहुत सारी चीजें हमने देखा था कि ये सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशन को झेलने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका जो शॉर्ट पीक टाइम है, इसका जो पीक टाइम है वो शॉर्ट होता है। क्लास ए इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं और फ्रीक्वेंटली शॉर्ट सर्किट को झेलने लायक इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ओवरलोड कैपेसिटी के हिसाब से इस ट्रांसफार्मर को हम लोग डिजाइन करते हैं। हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि 50% तक का ओवरलोड ये 15 मिनट तक झेल सकता है, 100% का ओवरलोड ये 5 मिनट तक झेल सकता है और 120% तक का ओवरलोड ये इंस्टेंटेनियसली झेल सकता है। ऐसा ये ट्रांसफार्मर डिजाइन रहता है। हमने ये भी देखा कि इसका टैप चेंजिंग अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। हमने ये भी देखा कि इसमें चूंकि आपके पावर सप्लाई अथॉरिटीज से वोल्टेज का कंट्रोल होता रहता है, इसलिए ऑनलाइन टैप चेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग जरूरत के हिसाब से ऑफलाइन टैप चेंजर का प्रोविजन रखते हैं, जिस ऑफलाइन टैप चेंजर को हम लोग नो लोड टैप चेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफलाइन टैप चेंजर में हम लोग टैप का प्राइमरी साइड में हम लोग टैपिंग का प्रोविजन रखते हैं, जो -10%, -5%, 0% और +10% तक के ओवरलोड को झेलने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज का -10%, -5%, 0% और +10% तक को झेलने के लिए ये सक्षम रहता है। इसमें जो हम लोग रेडिएटर्स लगाते हैं ऑयल कूलिंग के लिए, इस रेडिएटर्स को भी मेंटेनेंस के लिए हम लोग रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रोटेक्टिव सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं वो किस टाइप का होता है, तो बकहॉल्ट्स रिले होता है और आपका थर्मोस्टेट अलार्म रहता है। ठीक है, आगे हमने देखा कि इसको डिजाइन हम लोग ऐसे करते हैं कि इसका लगभग 10 MVA कैपेसिटी का अगर आपका ट्रांसफार्मर रहा तो आपका इंपेडेंस 8.5% से कम नहीं होगा उसमें, और अगर 12.5 MVA कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर रहा तो 10% से कम नहीं होगा इंपेडेंस। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लासेस में डिटेल से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और क्या है, और आपको बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ स्पेशल केयर लेते हैं इंस्टॉलेशन से पहले, यानी प्रायर टू इंस्टॉलेशन हम लोग उसको ड्राइंग आउट प्रोसेस करते हैं, यानी पूरी तरह से सुखा देते हैं इसको। क्योंकि अगर मॉइस्चर रह गया आपके वाइंडिंग में, आपके कॉइल में, अगर इंसुलेशन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया, तो आपको बता रहे थे कल पिछले क्लास में कि ऑयल का दो पर्पस रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल को के सैंपल को अगर हम रखते हैं टैंक में, तो उस ट्रांसफार्मर ऑयल का दो पर्पस रहता है। पहला इंसुलेशन प्रोवाइड करना और दूसरा हीट डेसिपेशन प्रोवाइड करना। तो इंसुलेशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि इसको हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं इस ट्रांसफार्मर को कि इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन 40 kV पर सेंटीमीटर के आसपास रहता है। इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन 40 kV पर सेंटीमीटर के आसपास रहता है। यानी अगर 1 सेंटीमीटर का सैंपल लें, मान लो 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स लेते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल को हमने रख दिया। अब अगर इसके इस 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के दोनों ओर अगर वोल्टेज अप्लाई करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम दे दें, ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में अगर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा के हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा के अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो ये होना चाहिए क्या, 1 सेंटीमीटर का जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सैंपल है ना, वो इस पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही 40 kV का वोल्टेज पहुंचेगा, यहाँ से स्पार्किंग होगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक स्पार्किंग होगी और यहाँ से वो ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेट करने की क्षमता अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी जैसे ही वोल्टेज कम है तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही इस ट्रांसफार्मर ऑयल के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक हम पहुंच जाएंगे, किलो वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया इस दोनों तरफ, इन दोनों तरफ के टर्मिनल्स में। सपोज दैट इधर का टर्मिनल इलेक्ट्रोड, इधर का टर्मिनल इलेक्ट्रोड, इनके बीच में अगर पोटेंशियल 40 kV तक अप्लाई कर देंगे, तो यहां से हम लोग बोलेंगे इस ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। यानी वो इंसुलेटर अब इंसुलेटर की तरह नहीं रहा, अब उसका ब्रेकडाउन हो गया, अब वो कंडक्ट करने लगा। और तो हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ 40 kV पर सेंटीमीटर होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन मॉइस्चर का एक ड्रॉप, यानी हम लोग बोलते हैं ना ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, तो 2 से 4 पार्ट्स पर मिलियन भी अगर मॉइस्चर आ गया, यानी मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल ने और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट चला गया, तो वो भी इसके क्वालिटी को खराब कर देता है, ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी को खराब कर देता है। यानी इस ट्रांसफार्मर ऑयल के सैंपल में
इस ट्रांसफार्मर ऑयल के सैंपल में गलती से भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट चला गया, कुछ मॉइस्चर चला गया, तो ये 40,000 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए था, 40 केवी पर इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना चाहिए था, लेकिन मॉइस्चर के जाने की वजह से हो सकता है 30 केवी पर ही इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, हो सकता है 30 केवी पर ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। तो देखो थोड़े से मॉइस्चर के एक दो ड्रॉपलेट ने आपके ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी को इतना खराब कर दिया कि पहले 40,000 वोल्ट तक वो इंसुलेशन दे सकता था, अब 30,000 वोल्ट तक ही इंसुलेशन देगा। यानी पहले 40,000 वोल्ट पे इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता था, अब हो सकता है 30,000 वोल्ट पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। तो मॉइस्चर हमेशा बहुत मुश्किल क्रिएट करता है, मॉइस्चर हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैपेसिटी को खराब करता है और हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बेकार करता है। तो मॉइस्चर से हमें बचना पड़ता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग ड्राइंग आउट प्रोसेस करते हैं कि गलती से भी कॉइल्स के इंसुलेशन में कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, कॉइल्स में कहीं से मॉइस्चर ना हो, कोर में गलती से कोई मॉइस्चर ना हो। तो पहले हम लोग ड्राइंग आउट प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको मैन्युफैक्चर के प्रीमाइसेस तक ले जाते हैं, मैन्युफैक्चर के प्रीमाइसेस से बाहर ले जाते हैं और तब हम लोग इसको वर्किंग में डालते हैं। आगे चल के 6th सेमेस्टर में आपका एक पेपर होगा, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वहां आपको और डिटेल से बताया जाएगा कि कौन कौन सा टेस्ट हम लोग रूटीन टेस्ट में करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट हम लोग जनरल टेस्ट में हम लोग करते हैं और कौन कौन सा टेस्ट हम लोग प्रिवेंटिव टेस्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये हो गया आपके ट्रांसफार्मर के बारे में। अब मेजर इक्विपमेंट में दूसरा जो है उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो मेजर इक्विपमेंट में अब दूसरा पार्ट है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सबको पता है कि सर्किट ब्रेकर हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर है सर्किट ब्रेकर हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अपने मेन सर्किट को, और सर्किट ब्रेकर्स को हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की तरह यूज करते हैं जो ट्रिप कर जाए फॉल्ट होने पर। यानी फॉल्ट होने पर आपके उस फॉल्टी सर्किट को मेन सर्किट से आइसोलेट कर दे, यानी आपके अनहेल्दी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट कर दे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके फॉल्टी सेक्शन को नॉर्मल सेक्शन से आइसोलेट कर दे ट्रिप होके। यानी फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होना होता है और इससे हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है। इसीलिए प्रोटेक्टिव डिवाइस के अंदर हम लोग सर्किट ब्रेकर्स को स्टडी करते हैं, ओके। अब क्या है, तो सर्किट ब्रेकर्स कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम आरसीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरसीसी? तो आरसीसी क्या है? आपका रिमोट कंट्रोल्ड सेंटर है। रिमोट कंट्रोल्ड सेंटर से हम लोग इस सर्किट ब्रेकर्स को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिमोट कंट्रोल्स के हेल्प से इन सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर का, तो सर्किट ब्रेकर्स में आगे चल के आपको बताएंगे और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा कि सर्किट ब्रेकर्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है, ओके। तो सर्किट ब्रेकर्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो उसमें आगे चल के आपको बताया जाएगा कि बहुत सारा सर्किट ब्रेकर होता है। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साक्लोराइड फील्ड सर्किट ब्रेकर, जिसको SF6 सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। यहाँ का जो सर्किट ब्रेकर्स रहता है, आपके ट्रैक्शन सिस्टम में जो सर्किट ब्रेकर्स रहता है वो नॉर्मली ऑयल फील्ड टाइप रहता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो सर्किट ब्रेकर्स रहेगा वो नॉर्मली हम लोग ऑयल फील्ड वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर्स आर ऑयल फील्ड टाइप, ठीक है। उसके आगे क्या है, तो आगे आपको जैसा कि सर्किट डायग्राम में पहले बता चुके हैं कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑन 1 set of transformer and other for feeder side. As discussed in the circuit diagram of substation, there are 2 sets of circuit breakers, 1 set for transformer and other for feeder side. तो जैसा कि पहले के सर्किट डायग्राम में हम लोग देख चुके हैं कि हर एक सेक्शन के लिए, सब स्टेशन में हर एक सेक्शन के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर रखते हैं। 2 सेट रहता है सर्किट ब्रेकर का, एक सेट आपके ट्रांसफार्मर साइड रहेगा और एक सेट आपके फीडर साइड रहेगा। जाहिर है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं, वो एक सेट है, और फीडर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, यानी फीडर्स में होने वाले फॉल्ट से बचाव के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो एक अलग सेट रहता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि सर्किट ब्रेकर्स को कहाँ कहाँ एम्प्लॉय करते हैं।
तो जाहिर है सर्किट ब्रेकर को अगर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वहां एक सेट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स रखेंगे, और अगर फीडर के प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर्स को रख रहे हैं तो वहां एक सेट को रखेंगे। इन सब की रेटिंग अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन जहां हम लोग उनको लगा रहे हैं, यानी जिस सर्किट में हम लोग इनको इंस्टॉल कर रहे हैं वहां की करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या है उसके हिसाब से वो सर्किट ब्रेकर्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर को सेलेक्ट करेंगे, और फीडर की सर्किट ब्रेकर रेटिंग के हिसाब से फीडर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर्स ऑफ 25 किलोवोल्ट्स आर नॉर्मली क्लोज्ड एंड ट्रिप्स ऑन इंटरनल फॉल्ट्स। अब जाहिर है आगे आपको सर्किट ब्रेकर एसजीबी में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो वहां जो डिवाइसेस होते हैं वो दो तरह के डिवाइसेस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि इंजीनियरिंग के केस में चीजों का क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे किसी भी चीज का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो सर्किट एलिमेंट हो, चाहे वो सर्किट कंपोनेंट हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो। तो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारा पैरामीटर और बहुत सारा बेसिस है। एक क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं सर्किट ब्रेकर्स का उसके नॉर्मल ऑपरेशन के मेथड पे। उसमें वो उस क्लासिफिकेशन में हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं सर्किट ब्रेकर्स को, एक जो नॉर्मली ओपन है और दूसरा जो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर्स है क्लासिफिकेशन का, लेकिन सर्किट ब्रेकर्स को एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। वो पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, और उस पैरामीटर में सर्किट ब्रेकर्स को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी है नॉर्मली ओपन, एक कैटेगरी है नॉर्मली क्लोज। यानी नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आपका सर्किट ब्रेकर अगर क्लोज रहता है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में अगर आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज रहता है तो वो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में अगर आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज रहता है तो नॉर्मली क्लोज सर्किट ब्रेकर के कैटेगरी में आएगा, इस दूसरे वाले कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जाहिर है नॉर्मल कंडीशन में अगर ये सर्किट ब्रेकर क्लोज रहता है तो फॉल्टी कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक वैरायटी ऑफ सर्किट ब्रेकर है जो नॉर्मली ओपन वाला होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहता है, जैसे ही फॉल्ट होगा वो क्लोज कर देगा सर्किट ब्रेकर को। तो जनरली ऐसा काम हम लोग सर्किट ब्रेकर के बजाय कुछ रिले में करते हैं। ठीक है, कुछ रिले में हम लोग करते हैं, आगे चल के आपको और डिटेल से इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर्स जो 25 केवी का रेटिंग का है। जाहिर है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हम लोग 25 केवी ले रहे हैं जो फीडर को दे रहे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम के फीडर को, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर 132 केवी से 25 केवी तक के स्टेप डाउन मैकेनिज्म में रहता है। तो 25 केवी वाला जो साइड है उस साइड जाहिर है सर्किट ब्रेकर जो लगाएंगे वो 25 केवी के रेटिंग के हिसाब से वो सर्किट ब्रेकर होगा। तो वो सर्किट ब्रेकर जो ट्रांसफार्मर के 25 केवी साइड्स में है वो नॉर्मली क्लोज्ड वाला रहता है, यानी एनसी टाइप का रहता है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज्ड टाइप का रहता है, और जैसे ही फॉल्ट होगा, जैसे ही इंटरनल फॉल्ट होगा वो क्या करेगा, वो ओपन कर देगा सर्किट को। ओपन कर देगा तो जाहिर है वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो समझ में आएगा ट्रांसफार्मर में 25 केवी साइड में जो सर्किट ब्रेकर हम लोग लगाते हैं वो नॉर्मली क्लोज वाला रहता है, यानी नॉर्मल केस में सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को क्लोज करके रखा है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और ओपन होके आपके उस फॉल्टी सेक्शन को मेन सेक्शन से आइसोलेट कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे फीडर सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो जो सर्किट ब्रेकर हम लोग फीडर में लगाएंगे, जो सर्किट ब्रेकर हम लोग फीडर में माउंट करेंगे वो क्या होगा, तो एक्यूरेट फॉल्ट ऑफ ओएचई पे काम करेगा। तो जाहिर है ओएचई के अंदर जो एक्यूरेट फॉल्ट हो रहा है, एक्चुअल फॉल्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आपका फीडर सर्किट ब्रेकर काम करेगा। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर, अब दिमाग में बैठा लीजिए, अब ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के हिसाब से ऑपरेट करेगा, और फीडर सर्किट ब्रेकर फीडर और ओएचई के फॉल्ट के हिसाब से एक्ट करेगा। ठीक है, याद रखना है ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के हिसाब से ऑपरेट करेगा, ट्रिप करेगा, और फीडर सर्किट ब्रेकर फीडर और ओएचई में होने वाले फॉल्ट के हिसाब से ट्रिप करेगा। ठीक है,
अब जो आपका फीडर सर्किट ब्रेकर्स है उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो फीडर सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी डेफिनेटली 750 एम्पियर्स तक की कैपेसिटी का हम लोग रखते हैं और डेफिनेटली 25 किलो वोल्ट की रेटिंग का रहता है और पावर की रेटिंग 500 मेगावोल्ट एम्पियर्स की रेटिंग पे रहता है। यानी जो फीडर सर्किट ब्रेकर्स हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है? तो उसकी रेटिंग है 750 एम्पियर्स, 25 किलो वोल्ट्स एंड 500 मेगावोल्ट एम्पियर्स। ठीक है, पावर की रेटिंग 500 मेगावोल्ट एम्पियर्स। तो इस रेटिंग का हम लोग फीडर सर्किट ब्रेकर यहाँ यूज करते हैं। अब सर्किट ब्रेकर कैसा होना चाहिए? तो सर्किट ब्रेकर आपका इतना सक्षम होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर आपका इतना सक्षम होना चाहिए कि ये सब टेस्ट से हम लोग उसकी कैपेबिलिटी को चेक कर सके और ये सब टेस्ट के मापदंडों के हिसाब से ये खरा उतरे। यानी ये कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं, इन टेस्ट को अगर फुलफिल करेगा सर्किट ब्रेकर, इन टेस्ट में अगर पास होता है सर्किट ब्रेकर, तभी उस सर्किट ब्रेकर को हम यहाँ यूज करते हैं। और इस सर्किट में इन टेस्ट में क्या क्या होता है? तो पहले आ जाते हैं ब्रेकिंग टेस्ट में। तो सबसे पहले हम जो सर्किट ब्रेकर यहाँ यूज करेंगे ट्रैक्शन में, उसको ब्रेकिंग टेस्ट से पास होना चाहिए। ब्रेकिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? तो ब्रेकिंग टेस्ट में सर्किट ब्रेकर को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं कि सर्किट ब्रेक कर पाता है कि नहीं। 6 ब्रेक कम से कम होना चाहिए। कब? जब 10,500 एम्पियर की रेटिंग पे हम लोग सप्लाई दें और जो कि 27,500 वोल्ट पे रहे, यानी 27.5 किलो वोल्ट पे, यानी 27.5 किलो वोल्ट पे। अब देखो ये बढ़ा हुआ वोल्टेज है, ये ओवर वोल्टेज है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये ओवर वोल्टेज है क्योंकि हमने नॉर्मली सिस्टम को डिजाइन किया है 25 केवी पे ऑपरेट करने के लिए, 25,000 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए हमने सिस्टम को डिवाइड किया है, डिजाइन किया है। और ये सिस्टम अगर 27,500 वोल्ट पे चला गया तो जाहिर है ओवरलोड है। ओवरलोड पे आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। और करंट भी देखो यहाँ कितना है, 10,500 एम्पियर का करंट है। करंट भी अपने नॉर्मल रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा, यानी ओवर करंट का सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन पे इतने करंट और इतने वोल्टेज पे 6 बार ब्रेक करा के टेस्ट किया जाता है। 8000 एम्पियर्स 27 किलो वोल्ट पे 30 बार ब्रेक करके देखा जाता है। 4500 एम्पियर पे 27 किलोवाट पे 100 बार ब्रेक करा के देखा जाता है। और 47, देखो ये बहुत बड़ा वोल्टेज है, 47.5 किलो वोल्ट पे 4000 एम्पियर पे 75 बार ब्रेक करके देखा जाता है। तो इस तरह करके हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट पे जो सर्किट ब्रेकर सक्सेसफुल होता है वैसे ही सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चल के टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, उसमें और भी कुछ टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। उसमें से एक टेस्ट है रिकवरी टेस्ट। ठीक है, 6th सेमेस्टर में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत सारे टेस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो मशीन्स में हम लोग करते हैं। उसमें से एक टेस्ट है रिकवरी टेस्ट। तो रिकवरी टेस्ट को हम लोग कराते हैं 27.5 किलो वोल्ट पे 10,500 एम्पियर के करंट के लिए 30 सेकंड के लिए। इसमें भी जो पास हो जाए सर्किट ब्रेकर को, वैसे सर्किट ब्रेकर को हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टेस्ट होता है एंड्योरेंस टेस्ट। एंड्योरेंस का मतलब होता है सामर्थ्य, क्षमता। ठीक है, एंड्योरेंस का मतलब होता है सामर्थ्य, क्षमता। तो एंड्योरेंस टेस्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि 1000 ऑपरेशंस ऑफ वन में फॉलोड बाय ए ब्रेक, यानी हर 1000 ऑपरेशन के बाद एक ब्रेक करा के हम लोग देखते हैं उस सर्किट ब्रेकर की क्षमता को हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको एंड्योरेंस टेस्ट बोला जाता है। यानी हर 1000 ऑपरेशन के बाद एक ब्रेक करा के देखते हैं कि सक्सेसफुली वो सर्किट को ब्रेक कर पाता है कि नहीं फॉल्टी कंडीशन में। तो इन सब टेस्ट से जो आपके सर्किट ब्रेकर्स ओके हो जाते हैं, जो पास हो जाते हैं, उन सर्किट ब्रेकर्स को ही ट्रैक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं अगले मेजर इक्विपमेंट में। तो अगला मेजर इक्विपमेंट है इंटरप्टर। ठीक है, इंटरप्टर्स। अब इंटरप्टर्स का कहां हम लोग लोकेट करते हैं इंटरप्टर्स को? तो इंटरप्टर्स को लोकेट करते हैं हम लोग, इंटरप्टर्स आर लोकेटेड फॉर फीडिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट एंड फॉर सब सेक्शनिंग पोस्ट। ठीक है, तो इंटरप्टर्स को हम लोग फीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहले दिखा चुके हैं, जहां हम लोग फीडिंग अरेंजमेंट करते थे, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट करते थे। फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट में, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में हम लोग इन सबको यूज करते थे। तो जाहिर है इंटरप्टर कहां यूज हो रहा है? तो इंटरप्टर फीडिंग के लिए यूज हो रहा है। कहां?
तो सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में और सब सेक्शनिंग पोस्ट में, ठीक है। तो इतनी जगह हम लोग इंटरप्टर्स को यूज करते हैं। इंटरप्टर्स का काम क्या है बताइए, इंटरप्टर्स का काम क्या है? तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, इंटरप्टर्स को कभी भी हम लोगों का इरादा नहीं रहता है कि इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर की तरह काम करे, ये हम लोगों का इरादा कभी नहीं रहता है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है कि फॉल्ट होने पर आपके फॉल्टी सेक्शन को मेन सेक्शन से अलग कर सके, लेकिन इंटरप्टर्स में ऐसा नहीं है। इंटरप्टर को हम लोग ऐसा नहीं डिजाइन करते कि फॉल्ट होने पर ही ऑपरेट करे, ठीक है। इसीलिए दीज आर नॉट इंटेंडेड फॉर फॉल्ट प्रोटेक्शन लाइक सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। यहाँ हमारा इरादा नहीं है कि इंटरप्टर को हम लोग सर्किट ब्रेकर की तरह यूज करें। और जाहिर है जब हमारा ये इरादा नहीं है कि इंटरप्टर को हम सर्किट ब्रेकर की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरप्टर को फॉल्ट होने पर ट्रिप नहीं होना चाहिए, तो जाहिर है ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक होगा? यस, डेफिनेटली सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिकली रिले फॉल्ट को सेंस करता है और रिले सिग्नल देता है, और फॉल्ट होने पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को मेन सेक्शन से आइसोलेट कर देता है। इसीलिए हर बार हमें जानना है कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन इंटरप्टर का ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि इंटरप्टर को हम लोग मैन्युअली सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंटरप्टर को हम लोग मैन्युअली सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इंटरप्टर का ऑपरेशन कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, इंटरप्टर जो है ना कैपेबल है ओपनिंग और क्लोजिंग, OHE को ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए, कहां से? रिमोट कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो इंटरप्टर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसको किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और कहां से इसको कंट्रोल करते हैं? तो डेफिनेटली रिमोट कंट्रोल सेक्शन से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। रिमोट कंट्रोल सेंटर यानी RCC से हम लोग कंट्रोल करते हैं, और वहां ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर एक डिवाइस लगा रहता है। तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को यूज करके हम लोग रिमोट कंट्रोल सेंटर से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं इंटरप्टर्स को। और किस लिए ऑपरेट करते हैं? तो किसी भी OHE को, किसी भी लाइन को, किसी भी सेक्शन को क्लोज और ओपन करने के लिए, और मैन्युअली ओपन क्लोज और ओपन करने के लिए हम लोग रिमोट कंट्रोल सेंटर से ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर का यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब क्या है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर। कहीं-कहीं सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर का एक साथ हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो दोनों को इंटरलॉकिंग के फिनोमेनन में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। कहीं-कहीं सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर को एक साथ ऑपरेशन कराना है, तो वहां इंटरलॉकिंग का प्रोविजन हम लोग रखते हैं और उनको हम एक साथ ऑपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर AC ट्रैक्शन। तो AC ट्रैक्शन सिस्टम में जो प्रोटेक्टिव सिस्टम हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में है। जाहिर है प्रोटेक्टिव सिस्टम में ही आता है आपका सर्किट ब्रेकर भी, प्रोटेक्टिव सिस्टम में ही आता है आपका सर्किट ब्रेकर का हर वैरायटी। लेकिन सर्किट ब्रेकर चूंकि सर्किट ब्रेकर की इतनी वैरायटी है, सर्किट ब्रेकर का इतना टाइप है और सर्किट ब्रेकर के इतने अलग अलग यूजेस हैं कि उनको मेन प्रोटेक्टिव सिस्टम से अलग करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, आपका जो सर्किट ब्रेकर है, हमेशा ध्यान में रखना है आपका जो सर्किट ब्रेकर है ना, ये भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का ही एक पार्ट है, प्रोटेक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। लेकिन बाकी प्रोटेक्टिव सिस्टम से हम अलग करके इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी है, इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। हर सेक्शन में हम सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। इवन आपके घर में सर्किट ब्रेकर है, आपके नॉर्मल पावर सिस्टम में आपके घर में जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है दैट इज MCB आपके घर में यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCC आपके घर में यूज होता है, मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो आपके घर में नॉर्मल पावर सिस्टम में भी बहुत जगह सर्किट ब्रेकर यूज होता है। सर्किट ब्रेकर का ही एक वैरायटी है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, आगे चल के ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर, बहुत सारी वैरायटीज को हम लोग देखेंगे। तो सर्किट ब्रेकर का इतना टाइप है, इतना यूजेस है,
इतनी जगह यूजेज है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ देखा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए अलग सर्किट ब्रेकर है, फीडर प्रोटेक्शन के लिए अलग सर्किट ब्रेकर है, ओएचई के प्रोटेक्शन के लिए अलग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, सेक्शंस में अलग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में अलग यूज करते हैं, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में अलग यूज करते हैं, सेक्शनिंग पोस्ट में अलग यूज करते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ सर्किट ब्रेकर्स है, इसीलिए प्रोटेक्टिव सिस्टम के अंदर रहते हुए भी इनको हम लोग अलग से स्टडी करते हैं और बाकी प्रोटेक्टिव सिस्टम को एक साथ अलग स्टडी करते हैं। तो बाकी वाले प्रोटेक्टिव सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं जो एसी ट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी वाले में आ जाते हैं जिसको हम लोग एसी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ हमको मेनली क्या स्टडी करना है प्रोटेक्टिव सिस्टम में, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम को यहाँ दो पार्ट में हमने कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्टिव सिस्टम जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और दूसरा पार्ट है 25 केवी कैटेनरी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस और प्रोटेक्शन सिस्टम को एसी ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और दूसरा पार्ट हो गया 25 केवी कैटेनरी प्रोटेक्शन, यानी ओएचई में जो 25 केवी सप्लाई दे रहे हैं कैटेनरी और कंडक्टर वायर से उसका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई जिनको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर एसी ट्रैक्शन। अब इसको डायग्राम से हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे डायग्राम से, लेआउट डायग्राम से, प्रोटेक्टिव सिस्टम के लेआउट डायग्राम से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लेआउट डायग्राम से। ये आपके ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का लेआउट डायग्राम है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का जो लेआउट डायग्राम है, यहाँ क्या है तो आपका 132 केवी का बस बार है, ठीक है। पहले 132 केवी का बस बार है, यहाँ इंटरप्टर्स और आइसोलेटर्स को हमने लगाया है जिससे हम लोग क्लोज और ओपन कर सके, जरूरत पड़ने पर जिस सर्किट को जरूरत पड़ने पर जिस पार्ट को डिस्कनेक्ट करना है उसको ओपन कर सके और जरूरत पड़ने पर जिस पार्ट को कनेक्ट करना है उसको हम लोग क्लोज कर सके, ठीक है। तो ये इंटरप्टर्स यहाँ लगा हुआ है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में। 132 केवी का बस बार है, ठीक है। दिस इज योर 132 केवी बस बार, ठीक है। तो यहाँ आगे हम लोग आइसोलेटर्स में, इंटरप्टर्स में जहां से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये 132 केवी लाइन है, ये आपका सर्किट ब्रेकर्स है, ठीक है। और ये किसका लेआउट डायग्राम है तो सब ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का लेआउट डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से जो दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन है। यहाँ रिले कॉइल बनाया हुआ है, यहाँ रिले कॉइल बनाया हुआ है, ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये सब कॉइल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। कभी कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर के एक कॉइल को जो हमने अर्थ किया है, सपोज दैट किसी कारण से वो कॉइल डैमेज हो गया, अब प्रॉपर अर्थिंग आपके ट्रांसफार्मर को नहीं मिल पा रहा है और यहाँ अर्थिंग एज ए न्यूट्रल हम लोग यूज कर रहे हैं, अर्थिंग एज ए न्यूट्रल यूज कर रहे हैं। तो सपोज दैट किसी कारण से फॉल्ट हो गया, अब अर्थिंग अपना काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर है जैसे ही अर्थिंग अपना काम नहीं करेगा तो अर्थिंग का काम क्या था, जिस चीज से भी वो कनेक्टेड है उसको जीरो पोटेंशियल में मेंटेन करना। हमेशा याद रखना अर्थिंग का काम क्या होता है, जिस चीज से भी अर्थिंग को हमने कनेक्ट किया है उसको जीरो पोटेंशियल पे वो मेंटेन रखे। जाहिर है अर्थिंग के केबल में डैमेज हो गया, अर्थिंग के सिस्टम में डैमेज हो गया, अर्थिंग के पूरे कनेक्टिंग वायर में डैमेज हो गया, कनेक्टिंग लीड में डैमेज हो गया, या कोई भी इस तरह का फॉल्ट हो गया, तो जाहिर है अर्थिंग अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और प्रॉपर वर्क क्या था, जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन रखना, जिस चीज से भी वो कनेक्टेड है वो चीज हो नहीं पाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगाए रहते हैं, ठीक है। जहां से ग्राउंड रिटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ अर्थिंग एज ए न्यूट्रल यूज हो रहा है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि अर्थिंग एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस भी हम लोग यूज करते हैं और अर्थिंग एज ए न्यूट्रल भी हम लोग यूज करते हैं। आपको एग्जांपल से बता चुके हैं कि आपके घर के अंदर जो फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन है, यानी ऐसे सारे अप्लायंसेस जिनका आउटर बॉडी मेटालिक है, वहां फॉल्ट होने के केस में यूजर को शॉक न लगे, इसलिए हम लोग अर्थिंग एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस वहां पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ अर्थिंग एज ए न्यूट्रल यूज हो रहा है, अर्थिंग एज ए ग्राउंड रिटर्न कंडक्टर यूज हो रहा है, तो वहां उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर पहले क्या था, तो पहले बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन था जो आपके ट्रांसफार्मर के पहले लगा हुआ था, यानी 132 केवी साइड में लगा हुआ है आपका बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। और इधर आपके ट्रांसफार्मर के साथ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। अब आ जाते हैं हम लोग लोअर वोल्टेज साइड, यानी 25 केवी साइड हम लोग आ जाते हैं। 25 केवी साइड में देखो तो ओवर करंट प्रोटेक्टिव ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ भी ओवर करंट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए हैं, यानी देखो गौर से, तो दोनों साइड हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। 132 के भी साइड में प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन है और यहाँ भी आपका ओवर करंट और ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ओवरलोड में भी क्या होता है, ओवरलोड में भी ओवर करंट ही होता है, इसलिए ओवरलोड प्रोटेक्शन कहें या ओवर करंट प्रोटेक्शन कहें, दोनों एक ही चीज है। ओवरलोड के केस में भी करंट अपने रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 132 केवी साइड में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, 25 केवी साइड में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी ट्रांसफार्मर को बोथ साइड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ साथ इसके न्यूट्रल को हमने जो किया है, यानी न्यूट्रल को हमने जो ग्राउंड से कनेक्ट किया है, यानी अर्थिंग एज ए न्यूट्रल जो यूज कर रहे हैं, इसको भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ करंट ट्रांसफार्मर्स है, आगे चल के आपको बताएंगे। करंट ट्रांसफार्मर्स को हम लोग डिजाइन करते हैं करंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में करने के लिए। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर की बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें एक कैटेगरी करंट ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं। अब देखो सीटी का काम क्या है, तो सीटी को यानी करंट ट्रांसफार्मर को जनरली हम लोग मेजरिंग डिवाइस के साथ यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो सपोज दैट आपके ओएचई सिस्टम में, सपोज दैट आपके ओएचई सिस्टम में, आपके ओएचई सिस्टम में मान लो 600 एम्पियर का करंट जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके ओएचई सिस्टम में 600 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस करंट को आपको मेजर करना है। जाहिर है इतने हाई करंट को मेजर करने के लिए डायरेक्ट डिवाइस को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, उसका अपना लिमिटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है सीटी का, करंट ट्रांसफार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। करंट ट्रांसफार्मर एक स्पेशल ट्रांसफार्मर हम लोग तैयार करते हैं। इसका मकसद क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। मकसद होता है, जैसे मान लो ये आपका ओएचई है, ओएचई में मान लो 600 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अब क्या है, 600 एम्पियर करंट को अगर हमको मेजर करना है ना, तो डायरेक्टली कोई ऐसा डिवाइस हम लोग नहीं यूज करेंगे जिससे 600 एम्पियर को मेजर कर सके। क्यों? क्योंकि 600 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है, 600 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है। किसी भी डिवाइस को बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पीएमएमआई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे एमआई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, इतने हाई करंट की वजह से सबसे पहले तो हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। दूसरा, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आईआर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतने हाई करंट की वजह से इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वजह से पूरा वाइंडिंग और पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो कभी भी इतने हाई करंट को किसी डायरेक्ट डिवाइस से हम नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेजर तो करना है। अगर आपको टास्क दे दिया जाए कि आपको करंट मेजर करना है एनी हाउ, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए, आपको टास्क दे दिया जाए कि एनी हाउ इस ओएचई का करंट आपको मेजर करना है, और आपको पता है कि हम डायरेक्ट डिवाइस से नहीं यूज कर सकते हैं, आपका डिवाइस डैमेज कर जाएगा, आपका डिवाइस खत्म हो जाएगा, तो कैसे मेजर करेंगे? अगर आपके पास जो डिवाइस है, सपोज दैट आपके पास जो एम्प मीटर है, अगर मान लो ये एम्प मीटर की कैपेसिटी है कि 6 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास नॉर्मल एम्प मीटर है, जो नॉर्मल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी है कि इस एम्प मीटर को, मान लो डिजिटल हो या एनालॉग हो, इस एम्प मीटर से मान लो 6 एम्पियर तक का करंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपको एम्प मीटर दे दिया गया कि इससे मैक्सिमम हम लोग 6 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं, और आपको कहा जाए कि इसको यूज करके आपको इसका मेजरमेंट कर लेना है। कैसे करेंगे? एनीवन? क्या ऐड करके? रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ के। तो फिर सोचो उस रेजिस्टेंस में कितनी हीटिंग हो जाएगी, इतने हाई वैल्यू ऑफ करंट में उस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीटिंग हो जाएगी? 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर इनटू जो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, कितनी ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस में डैमेज हो जाएगा। पॉसिबल है? करंट स्टेप डाउन करके, यस, बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत बढ़िया।
यस यस स्नेहा, बहुत बढ़िया। स्नेहा का मैसेज करके चैट करके रिप्लाई की है, बहुत सही है। देखो अब क्या करेंगे ना, यहाँ करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन हम लोग करते हैं, उसके रिवर्स रेशियो में करंट स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। तो जाहिर है अगर वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, यानी वोल्टेज को अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, V1 के मुकाबले अगर V2 आपको बड़ा मिल रहा है तो जाहिर है इसके रिवर्स रेशियो में करंट होगा, यानी I1 के मुकाबले I2 आपको कम मिलेगा। यानी वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो करंट अपने आप कम होगा। तो करंट को एक प्रॉपर रेशियो में स्टेप डाउन कर देंगे। करंट को एक प्रॉपर रेशियो में स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। करंट को एक प्रॉपर रेशियो में स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका डिवाइस, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपका डिवाइस है जो इतना करंट को ही मेजर कर सकता है और आपको इतने करंट को मेजर करना है एक्चुअल में। अगर हम करंट ट्रांसफार्मर ऐसा यूज करें जो करंट को 1:100 के रेशियो में स्टेप डाउन कर दे, या उल्टा, चलो 1:100 लिखना सही नहीं है, 100:1 के रेशियो में स्टेप डाउन कर दे। अगर हम ऐसा करंट ट्रांसफार्मर यूज करें जो करंट को 100:1 के रेशियो में स्टेप डाउन कर दे, तो ये करंट को स्टेप डाउन करके कहां तक ले आएगा, 6 एंपियर। और अब 6 एंपियर पे ले आएगा तो आराम से अब इस डिवाइस को यूज करके हम मेजर कर सकते हैं क्या करंट है, कर सकते हैं। अगर मान लो 600 एंपियर की जगह मान लो 535 एंपियर हो रहा है, तो 535 एंपियर को ये कितना में दिखाएगा, 5.35 एंपियर। 5.35 एंपियर आराम से ये रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं। यहां भी क्या है, यहां भी ये सीटी लगा हुआ है, यहां भी ये सीटी लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर का और भी काम है। करंट ट्रांसफार्मर का ये तो हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में काम। करंट ट्रांसफार्मर का एक काम तो आपको दिख गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब करंट ट्रांसफार्मर के दूसरे रोल में आ जाते हैं। अब होता क्या है ना कि हमें जो सर्किट ब्रेकर लगाना है, तो सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट को सेंस करने की क्षमता खुद से नहीं होती है, ठीक है। छोटे सर्किट ब्रेकर में होता है। छोटे सर्किट ब्रेकर में जो नॉर्मल हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर, उनके अंदर ही रिले कॉइल बना रहता है, उनके अंदर ही कॉइल बना रहता है। कभी आपको दिखाएंगे अपने लैब में, सर्किट ब्रेकर को खोल के दिखाएंगे अपने लैब में, आपको पता चलेगा उसका वर्किंग। तो इनके अंदर रिले कॉइल खुद का बना रहता है। लेकिन नॉर्मल पावर सिस्टम में, बड़े सिस्टम में जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इन सारे सर्किट ब्रेकर्स में, इन सारे बड़े सर्किट ब्रेकर्स में फॉल्ट को खुद से सेंस करने की क्षमता नहीं होती है। तो वहां क्या होता है, रिले एक ऐसा डिवाइस है, आगे चल के रिले को भी डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, स्विच गियर प्रोडक्शन में भी आपको रिले पढ़ना है। रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करता है और फॉल्ट को सेंस करके करंट देता है आपके सर्किट ब्रेकर को, और उस करंट के हिसाब से आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। अब देखो, अगर रिले की कैपेसिटी, जाहिर है रिले एक छोटा डिवाइस है, रिले की करंट की अपनी भी कैपेसिटी है, रिले की करंट की कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब जाहिर है आपको ऐसे फॉल्ट के लिए सर्किट ब्रेकर को आपको डिजाइन करना है, आपको ऐसे फॉल्ट के लिए सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना है जो मान लो 600 एंपियर पे काम करता हो। मान लो ऐसे फॉल्ट के लिए आपको सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना है जो 600 एंपियर पे काम करता हो। तो इस 600 एंपियर का करंट अगर डायरेक्टली हम रिले को देंगे तो रिले जल के वहीं खत्म हो जाएगा, पूरा बर्न आउट हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा। तो जाहिर है रिले को उसके ऑपरेटिंग रेंज के हिसाब से वोल्टेज चाहिए। मान लो 6 एंपियर के रेंज में रिले भी काम करता हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह, तो क्या करेंगे, 1:100 या 100:1 का करंट ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। और क्या करेंगे, वो अब स्टेप डाउन किया हुआ करंट
कम किया हुआ करंट हम लोग रिले को देंगे, सो दैट कि रिले के वर्किंग रेंज में, रिले के वर्किंग करंट के रेंज में हम करंट दे सके और तब उसके हिसाब से फॉल्ट को रिले सेंस कर सके और फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा सके। इसी कारण से यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल है जो रिले को जा रहा है। अब रिले देखो कई तरह का है, यहाँ पे आगे चल के आपको बताएंगे। डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन में हम लोग मोह रिले को यूज करते हैं, एमएचओ। मोह क्या है, मोह किसका यूनिट है, एमएचओ किसका यूनिट है, ठीक है। तो इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस के लिए भी हम लोग मोह यूज करते हैं, कंडक्टेंस के लिए भी यूज करते हैं और एडमिटेंस के लिए भी, ठीक है। एडमिटेंस के लिए भी हम लोग मोह यूज करते हैं, तो एडमिटेंस पे बेस रिले होता है, आगे चल के रिले का टाइप आपको बताया जाएगा। तो डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मोह रिले यूज करते हैं, ठीक है। रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग मोह रिले यूज करते हैं, कभी-कभी कपलिंग रॉन्ग ना हो जाए। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग ओवर करंट रिले हम लोग यूज करते हैं। इन सारे रिले को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर से हम लोग कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इन सारे अलग-अलग प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाले रिलेज को, रिले कॉइल को हम लोग जो करंट देते हैं वो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर से होके करंट देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आखिरी एंड पे जहां इस ट्रांसफार्मर से होके अब ओएचई को सप्लाई जाएगा, वहां पे भी सर्किट ब्रेकर है। तो ये सब ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज हो गया। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का ये पूरा लेआउट डायग्राम आपका हो गया, ठीक है। इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का भी लेआउट डायग्राम हो गया प्रोटेक्टर सिस्टम में। मेन ये है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। सर इस वाले फिगर में सर्किट ब्रेकर के पास जो यूज किया गया वो भी सर्किट ब्रेकर ही है, करंट ट्रांसफार्मर ही है क्या? कहाँ पे? ट्रांसफार्मर के पास नीचे में सर्किट ब्रेकर जो है ना वो भी करंट प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन के ऊपर। नो सर ये नहीं, इसके ऊपर। इसके ऊपर रुक जाओ एक मिनट। हाँ कहाँ पे? ये वाला, ये वाला। यस सर। हाँ ये भी वही है, करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल है और ये जा रहा है अलग अलग रिले को जा रहा है, ये सब रिले है। ये कॉइल है, ये करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल है, ये रिले को जा रहा है, ठीक है। ये करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल है, ये रिले को जा रहा है। यहाँ भी अर्थ प्रोटेक्शन रिले को जा रहा है, ठीक है। ये भी कॉइल है, ये अर्थ प्रोटेक्शन रिले को जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइसेस और स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, फॉलोइंग प्रोटेक्टिव स्कीम्स रिलेज आर प्रोवाइडेड फॉर सेफगार्डिंग द ट्रांसफार्मर। अब जो वहां हम लोग देखे ना तस्वीर में, लेआउट डायग्राम में, उन्हीं के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है कि अलग अलग रिले जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अलग अलग रिले, अब हमेशा याद रखना अलग अलग रिले अलग अलग स्कीम के लिए है। वहां हमने देखा था कि कैसे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग रिले है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए अलग रिले है, ठीक है। डिस्टेंस रिले के लिए अलग रिले है, ठीक है। तो बहुत सारा रिले है, यानी सब अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग रिले यूज हो रहा है। उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है, एक एक करके जो आपके डायग्राम में दिया हुआ था, लेआउट डायग्राम में, उसी के बारे में एक एक करके बताया हुआ है। पहले आ जाते हैं फॉर बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे ऊपर आपने देखा था बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिले यूज किए थे, जो 132 केवी लाइन के साइड में था, ठीक है। तो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए है, तो फॉर बैकअप प्रोटेक्शन इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले इज प्रोवाइडेड। अब देखो एक स्पेशल वैरायटी ऑफ रिले है, ये सब आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में इन सारे रिले के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो एक रिले हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर के बैकअप प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज कनेक्टेड टू प्राइमरी एचवी साइड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको कहां कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी बताएं ना 132 केवी साइड में इसको कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कि प्राइमरी एचवी साइड में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, बैकअप प्रोटेक्शन में इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले यूज कर रहे हैं। दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज कनेक्टेड टू प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग हाई वोल्टेज साइड में यानी 132 केवी साइड में कनेक्ट करते हैं। इन फॉल्ट कंडीशन दिस ट्रिप्स द सर्किट ब्रेकर ऑन एचवी साइड। अब जाहिर है इसको एचवी साइड में कनेक्ट कर रहे हैं, 132 केवी साइड में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फॉल्ट के कंडीशन में क्या करेगा, ये एचवी साइड को ट्रिप कर देगा, यानी 132 केवी साइड को ये ट्रिप कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके आगे। इन एडिशन टू दिस वन मोर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन द एलवी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर बाय ओवर करंट इंडक्शन रिले।
अब देखो सबका मतलब समझो, पहले क्या था 132 केवी साइड में बैकअप प्रोटेक्शन, 132 केवी साइड में यानी प्राइमरी साइड में, यानी हाई वोल्टेज साइड में, प्राइमरी में हम लोग हाई वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में ये क्या करता है और इसको कैसे देते हैं, तो इसको इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले से हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। ये क्या करेगा, फॉल्ट के कंडीशन में एचवी साइड को ट्रिप कर देगा। दूसरा क्या है, अब एलवी साइड में भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी 25 केवी साइड में भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 25 केवी साइड में, 25 केवी साइड में हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। यहां पर हम लोग ओवर करंट इंडक्शन रिले यूज करते हैं, याद रखना। वहां पे हम लोग क्या करते थे, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले यूज करते थे, यहां ओवर करंट इंडक्शन रिले यूज करते हैं। इन सच कंडीशन द रिलेटिव सर्किट ब्रेकर 25 केवी ट्रांसफार्मर साइड। तो ये क्या करेगा, ये अब 25 केवी साइड के फॉल्ट में 25 केवी साइड को ट्रिप कर देगा अगर फॉल्ट होता है तो, ठीक है। वो क्या करता था, बैकअप प्रोटेक्शन 132 केवी साइड में ट्रिप करता था फॉल्ट होने पर। ये क्या करेगा, फॉल्ट होने पर 25 केवी साइड को ट्रिप करेगा, यानी ट्रांसफार्मर के दोनों ओर प्रोटेक्शन हो गया, एचवी साइड भी प्रोटेक्शन हो गया, एलवी साइड भी प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहां क्या है, जो पॉइंट है इनवर्स टाइम, क्या इससे क्या रिफर कर, क्या यहाँ पर जो बैकअप प्रोटेक्शन के पास में लिखा हुआ है ना, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, हाँ ये टाइप है, ये ओवर करंट का टाइप है। आगे चल के एसजीपी में आपको डिटेल से बताएंगे ये सब है क्या क्या, एसजीपी में बताया जाएगा आपको, ठीक है। अलग अलग टाइप का रिले है, तो यहाँ वो रिले हम लोग यूज करते हैं, और वही एलवी साइड में हम लोग ओवर करंट इंडक्शन रिले करते हैं। सबका अपना अपना काम है और सबका अपना प्रिंसिपल है, हमेशा हम बोलते हैं ना, नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ देखो ओवर करंट इंडक्शन रिले है, तो ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब ओवर करंट होगा तो इंडक्शन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा और उसकी वजह से ये ट्रिप करेगा, इसका कॉइल सिग्नल देगा। बताएंगे डिटेल से इन सबको, ठीक है। अब क्या है, one over current relay is provided on the secondary side of protection against sustained overload, ठीक है। अब एक और ओवरलोड रिले, ओवर करंट रिले हम लोग देते हैं, ठीक है। एक और, इसको कहां प्रोवाइड करते हैं, तो इसको सेकेंडरी साइड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी 25 केवी साइड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 25,000 वोल्ट साइड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, सस्टेन्ड ओवरलोड के लिए, यानी लगातार जो ओवरलोड है ना, लगातार सस्टेन, यानी ओवरलोड एक बार हुआ और वो ओवरलोड लगातार मेंटेन है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड। तो सस्टेन्ड ओवरलोड से बचने के लिए हम लोग एक ओवर करंट रिले यूज करते हैं, जो कि आपके एलवी साइड है, यानी सेकेंडरी साइड है, और एलवी साइड यहाँ कितना है 25 केवी, तो 25 केवी साइड पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में, इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर, सो बाय दिस रिले फुल बेनिफिट अलाउएबल ओवरलोड फॉर स्पेसिफिक टाइम कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। अब ये देखो, जो सस्टेन्ड ओवर रिले है ना, इसको हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये हीटिंग के बेसिस पे काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर के थर्मल कैरेक्टरिस्टिक पे काम करता है। जाहिर है करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर करंट के करस्पॉन्डिंग I स्क्वायर R हीटिंग होगी, ठीक है। अगर I लगातार बढ़ा हुआ है, अगर I लगातार अपने नॉर्मल रेटेड वैल्यू से बढ़ा हुआ है, तो हीटिंग भी लगातार बहुत होती रहेगी। तो ये लगातार हीटिंग को सेंस करके काम करता है, यानी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर पे काम करता है। ये हीटिंग को सेंस करके काम करता है, और हीटिंग जाहिर है किसके वजह से बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने की वजह से। तो ये थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को सेंस करके काम करता है ये रिले, और इससे क्या है, अलाउएबल ओवरलोड को हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक टाइम तक। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में लगातार ओवरलोड मेंटेन है, तो लगातार वहां हीटिंग होगी, और उस लगातार हीटिंग को सेंस करके ये ट्रिप कर देगा। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जो सस्टेन्ड ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, और इसको हम लोग सेकेंडरी साइड यानी लो वोल्टेज साइड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज माउंटेड ऑन कंक्रीट फाउंडेशन and is grounded through earthing system through a series current transformer. Instantaneous earth protection relay operates from series connected transformer. अब क्या है, देखो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर के टैंक को कहाँ रखते हैं, तो ट्रांसफार्मर के टैंक को हम लोग सीधे ग्राउंड पे रखते हैं, जो कंक्रीट फाउंडेशन बना के, कंक्रीट का फाउंडेशन बना के इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं। और अर्थिंग सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एक सीरीज करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। जाहिर है वहां अर्थिंग प्रोटेक्शन फॉल्ट भी है, तो अर्थिंग प्रोटेक्शन फॉल्ट का जो सर्किट ब्रेकर होगा, उसके रिले कॉइल को भी हम लोग एक करंट ट्रांसफार्मर से देंगे। तो सीरीज में एक करंट ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है।
उससे होके हम लोग गुजार देते हैं और कॉइल को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये करंट ट्रांसफार्मर रिले से जुड़ा रहता है और रिले यहाँ कौन सा है, अर्थ प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के साथ जुड़ा हुआ रिले है। तो यहाँ से हम लोग उसका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट में देते हैं, ठीक है। अब एक बकहॉर्स रिले होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये प्रोटेक्शन देता है और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ अर्थ और इंटरवाइंडिंग फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। एक रिले हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर लगाते हैं जिसको बकहॉर्स रिले बोलते हैं। ये अंदर के होने वाले फॉल्ट को, यानी अर्थ और आपके लाइन के बीच का फॉल्ट या अंदर के वाइंडिंग के बीच का फॉल्ट, इंटर वाइंडिंग फॉल्ट, अंदर जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उनके बीच में इंसुलेशन फेलियर हुआ, उनके बीच में कोई डैमेज हुआ, उनके बीच में ओवर करंट की वजह से कोई फॉल्ट हुआ, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके ये बकहॉर्स रिले काम करता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट बच गया 25 केवी कैटेनरी प्रोटेक्शन, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, बाद में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे।